आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। ये कोई लेख या शोध पत्र नहीं है, बल्कि मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन का एक आधिकारिक सर्कुलर है। हाँ, और विषय है साल 2026 के लिए छुट्टियों की सूची। बिल्कुल। पहली नजर में ये थोड़ा कह सकते हैं उबाऊ लग सकता है, बस एक सामान्य दफ्तरी कागज। और शायद ज्यादातर लोग इसे देखकर बस अपनी छुट्टियों की योजना बनाने लगेंगे। हम्म, लेकिन हम आज कुछ और करने वाले हैं। ये दस्तावेज एक शुद्धि पत्र है, यानी कोरिजेंडम। मतलब ये एक पहले से जारी सूची का एक संशोधित संस्करण है, और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। बिल्कुल। आज हमारा मिशन इस साधारण से दिखने वाले प्रशासनिक दस्तावेज की परतों को खोलना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ तारीखों की एक सूची से बढ़कर भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना का एक प्रतिबिंब कैसे है। चलिए तो फिर इस दस्तावेज की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं कि ये हमें क्या क्या बताता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इसकी आधिकारिकता। सबसे ऊपर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। ये साफ करता है कि ये कोई मामूली कागज नहीं है। हाँ, ये इसकी वैधता स्थापित करता है। और ये मध्य रेलवे के कार्मिक विभाग मतलब पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है। लेकिन इसमें एक आधुनिकता की झलक है। क्या? इस पर सुशील कुमार पांडा के डिजिटल हस्ताक्षर हैं, 25 नवंबर 2025 की तारीख के साथ। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प है। ये पारंपरिक सरकारी कामकाज का एक नया आधुनिक चेहरा है। बिल्कुल। अब वो स्टैम्प और स्याही की जगह डिजिटल सर्टिफिकेट ने ले ली है। सही है। और ये सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं है, ये पारदर्शिता और जवाबदेही की तरफ एक बड़ा कदम है। अब हमें ठीक-ठीक पता है कि इस दस्तावेज को किसने और कब मंजूरी दी। हाँ, कारण में साफ लिखा है अप्रूव्ड, यानी स्वीकृत। और ये तथ्य कि ये एक शुद्धि पत्र है, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। यह हमें बताता है कि प्रशासन कोई जड़ व्यवस्था नहीं है। ये एक जीवंत प्रक्रिया है जो अपनी गलतियों को स्वीकारती है और उन्हें सुधारती है। तो ये मानना कि सरकारी काम पत्थर की लकीर होता है, शायद सही नहीं है। इसमें भी सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमेशा। चलिए अब आते हैं इस दस्तावेज के दिल पर, छुट्टियां। यहाँ दो अलग अलग सूचियां हैं। एक है सामान्य अवकाश और दूसरी प्रतिबंधित अवकाश। ये बंटवारा क्यों? यहाँ पर भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की एक बहुत ही अनूठी और विचारशील प्रणाली सामने आती है। अच्छा। सामान्य छुट्टियां, जिनकी संख्या इस सूची में 16 है, वो सभी के लिए अनिवार्य है। इन दिनों दफ्तर बंद रहते हैं। जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस। हाँ, महात्मा गांधी जयंती, क्रिसमस, ईद, ये सब राष्ट्रीय और प्रमुख त्योहार हैं जो देश की साझा पहचान को दर्शाते हैं। लेकिन प्रतिबंधित छुट्टियों की सूची तो बहुत लंबी है। इसमें तो मैंने गिना 32 त्योहार हैं। महाशिवरात्रि, होलिका दहन, रामनवमी, छठ पूजा, पोंगल। गुरु नानक जयंती, लगभग हर बड़े समुदाय का त्योहार इसमें शामिल है। तो इसका क्या मतलब है? और यही इस प्रणाली की खूबसूरती है। प्रतिबंधित शब्द का मतलब ये नहीं है कि इन पर कोई रोक है। अच्छा। बल्कि इसका मतलब है कि ये वैकल्पिक हैं, ऑप्शनल हैं। कर्मचारियों को इस लंबी सूची में से साल में 2 या 3 छुट्टियां चुनने की आजादी होती है, जो उनके लिए व्यक्तिगत या धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। मुझे याद है जब मैं नया काम पर लगा था तो मुझे ये सिस्टम समझने में थोड़ा समय लगा था। मुझे लगा था इतनी कम छुट्टियां क्यों, लेकिन फिर समझ आया कि ये असल में ज्यादा आजादी देने का एक तरीका है। तो ये एक तरह का कस्टमाइजेशन है। हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर कोई छठ पूजा मनाना चाहता है, जो बिहार और पूर्वी यूपी का एक बहुत बड़ा त्योहार है, तो वो उसे चुन सकता है। और अगर किसी के लिए पोंगल ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो उसकी छुट्टी ले सकता है। एकदम सही। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये एक बहुत ही सोचा समझा प्रशासनिक समाधान है एक बेहद जटिल सामाजिक राजनीतिक चुनौती का। वो कैसे? आप सोचिए, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में हर त्योहार के लिए राष्ट्रीय अवकाश देना तो असंभव है। हाँ, वो तो है। ऐसा करने पर तो साल के ज्यादातर दिन छुट्टियों में ही निकल जाएंगे। तो ये प्रणाली विविधता को समायोजित करने का एक व्यवहारिक और सम्मानजनक तरीका है। ये मानती है कि भारत एक है, लेकिन उसके रंग अनेक हैं। अब यहाँ कुछ वाकई दिलचस्प है जो शायद योजना बनाने वालों को बहुत पसंद आएगा। क्या? मैंने अभी गिना, 2026 के लिए जो 16 सामान्य छुट्टियां हैं, उनमें से 9 छुट्टियां शुक्रवार या सोमवार को पड़ रही हैं। अरे वाह!
आपका ध्यान बिल्कुल सही जगह गया है। ये सिर्फ एक कैलेंडर का संयोग नहीं है, ये अपने आप में एक छोटी-मोटी आर्थिक और सामाजिक घटना है। हाँ, कुछ उदाहरण देती हूँ। देखिए, गणतंत्र दिवस सोमवार को है, गुड फ्राइडे शुक्रवार को, बुद्ध पूर्णिमा शुक्रवार को, रक्षाबंधन शुक्रवार को और क्रिसमस भी शुक्रवार को ही है। इसका मतलब है 2026 लंबे वीकेंड से भरा हुआ है। और इसका असर बहुत गहरा होता है। हम अक्सर इसे सिर्फ कर्मचारियों के आराम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा आर्थिक पहलू भी है। अच्छा। सोचिए 2026 में रेलवे खुद लॉन्ग वीकेंड स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा होगा। हाँ, सही बात है। होटल और पर्यटन उद्योग के लिए ये एक वरदान जैसा है। लोग घूमने फिरने की योजनाएं बनाते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। ये एक साधारण सूची लोगों के निजी जीवन से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक को प्रभावित कर सकती है। इसमें एक और परत है। कुछ छुट्टियां एक साथ दी गई हैं, जैसे 15 अगस्त को लिखा है स्वतंत्रता दिवस, पारसी नववर्ष, नवरोज। और प्रतिबंधित सूची में 14 जनवरी को मकर संक्रांति, माघ बिहू, पोंगल। ये क्या दर्शाता है? ये इस दस्तावेज का शायद सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र है। सांस्कृतिक मानचित्र? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक ही समय के आसपास पूरे देश में अलग-अलग समुदाय अलग-अलग नामों से एक ही तरह का उत्सव मनाते हैं। अच्छा। मकर संक्रांति उत्तर भारत में, बिहू असम में और पोंगल तमिलनाडु में। ये सभी मूल रूप से फसल के उत्सव हैं। प्रशासन इन्हें एक ही पंक्ति में रखकर उस साझा सांस्कृतिक विरासत का सम्मान कर रहा है। मतलब ये सिर्फ जगह बचाने की कोशिश नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संदेश है कि भले ही हमारे रीति रिवाज और नाम अलग अलग हों, लेकिन हमारी खुशियों और उत्सवों के तार कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब इस सूची में एक तरह की जासूसी कहानी छुपी है। जासूसी कहानी बताइए। सामान्य छुट्टियों की सूची में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, जो 14 अप्रैल को है, उसके आगे एक छोटा सा तारा, एक एस्टेरिस्क लगा हुआ है। हाँ। और सरकारी दस्तावेजों में ऐसे फुटनोट या तारांकन अक्सर सबसे दिलचस्प कहानियां बताते हैं। बिल्कुल। नीचे फुटनोट में इसका मतलब समझाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा सामान्य अवकाश घोषित करने की संभावना है। अब ये थोड़ा अजीब नहीं है? रेलवे इतना बड़ा विभाग है, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता, और उन्हें अनुमान लगाना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार क्या फैसला करेगी। क्या इनके बीच सीधा संवाद नहीं होता? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब हमें नौकरशाही की आत्मा की एक झलक देता है। अच्छा। ये संवाद की कमी का मामला नहीं है, बल्कि प्रक्रिया के प्रति अत्यधिक सम्मान का प्रतीक है। देखिए, छुट्टियों की घोषणा करने का अधिकार क्षेत्र बटा हुआ है। किसी दिन को राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य अवकाश घोषित करने का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डोप्ट के पास होता है। अच्छा, तो रेलवे विभाग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता? ठीक समझे। जब यह सर्कुलर 25 नवंबर 2025 को बना, तब तक शायद डोप्ट की तरफ से 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। लेकिन पिछले कई सालों से 14 अप्रैल को छुट्टी होती आ रही है, तो रेलवे विभाग को 99.9% यकीन है कि यह छुट्टी होगी। पर वो 0.1% की भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल। इसलिए वे कर्मचारियों को सूचित करने के लिए इसे सूची में डाल देते हैं, लेकिन साथ में एक तारा लगाकर यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि अंतिम पुष्टि दिल्ली से आएगी। तो ये पूर्वानुमान और प्रक्रिया के पालन के बीच एक संतुलन है। वे कर्मचारियों को पहले से तैयार रहने का मौका दे रहे हैं, लेकिन बिना आधिकारिक पुष्टि के कोई वादा नहीं कर रहे। एकदम सही। ये दिखाता है कि प्रशासन कितना सतर्क और विधि सम्मत तरीके से काम करता है। ये तारांकन पारदर्शिता का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही है। ये कर्मचारियों को बता रहा है कि हम आपकी सुविधा का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हम नियमों को भी तोड़ नहीं सकते। ये नौकरशाही की वो दुनिया है जो बाहर से अक्सर धीमी या जटिल दिखती है, पर उसके पीछे एक मजबूत तर्क और प्रक्रिया होती है। तो जब हमने इस चर्चा को शुरू किया था, तो ये सिर्फ एक छुट्टियों का सर्कुलर था, लेकिन अब ये भारत की सांस्कृतिक बनावट, प्रशासनिक कामकाज की बारीकियों और विविधता को सम्मान देने के तरीके का एक जीवंत दस्तावेज लग रहा है। बिल्कुल। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक बड़ा राष्ट्रीय संगठन जैसे कि भारतीय रेलवे, जिसे लघु भारत भी कहा जाता है, वो देश के हर कोने से आने वाले अपने लाखों कर्मचारियों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को समायोजित करने का एक निरंतर प्रयास करता है। ये सामान्य और प्रतिबंधित छुट्टियों की प्रणाली इसी समायोजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक ऐसा मॉडल जो दशकों से सफलतापूर्वक काम कर रहा है। तो ये सिर्फ एक सूची नहीं, बल्कि एक नीति है,
एक ऐसी नीति जो मानती है कि भारत एकरूप नहीं है और उसकी असली ताकत इसी विविधता को सहेजने और सम्मान देने में है। पर ये दस्तावेज हमें सिर्फ 2026 के बारे में नहीं बताता, ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। अच्छा, वो कैसे? जैसे जैसे भारत में काम करने का माहौल और संस्कृति बदल रही है, खासकर निजी क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम, लचीले कामकाजी घंटों के आने से, क्या भविष्य में छुट्टियों को देखने का हमारा नजरिया भी बदलेगा? आपका मतलब है कि क्या ये सामान्य और प्रतिबंधित छुट्टियों की प्रणाली हमेशा ऐसी ही रहेगी? हाँ, ये एक विचारणीय प्रश्न है। क्या हम भविष्य में और ज्यादा लचीली व्यवस्था की ओर बढ़ेंगे, जहां शायद हर कर्मचारी को साल में एक निश्चित संख्या में फ्लूटिंग छुट्टियां दे दी जाएं? और वो अपनी मान्यताओं और जरूरतों के हिसाब से उन्हें कभी भी ले सके? हाँ, एक ऐसी व्यवस्था जो पूरी तरह से व्यक्तिगत चुनाव पर आधारित हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ, तो क्या हम गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस जैसी उन साझा छुट्टियों को खो देंगे जो हमें एक राष्ट्र के रूप में एक साथ लाती हैं? यही तो वो दिलचस्प सवाल है जिस पर हमें सोचना है। भविष्य में संतुलन कहाँ बनेगा, व्यक्तिगत लचीलेपन और साझा राष्ट्रीय पहचान के बीच? ये रेलवे का सर्कुलर हमें न केवल 2026 की छुट्टियों की योजना बनाने में मदद करता है, बल्कि भारत की कार्य संस्कृति के भविष्य पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहस की शुरुआत भी करता है।